वेलकम स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका सेकेंड वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे हमने कल पहले तो हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं और उनको उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं और वायरसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या बैक्टीरियाज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं या हार्मफुल होते हैं या दोनों होते हैं, और अगर फ्रेंडली होते हैं तो किस तरह से फ्रेंडली होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं और कौन से हैं जो हार्मफुल होते हैं और किस तरह से हार्मफुल होते हैं। इस तरह से हम लोग इस चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे साथ कैसे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरह से? बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं तो उन्हें हम लोग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं जिनको हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले फ्रेंडली वाले केस में क्या होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल फॉर अस आर कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे लिए यूजफुल है वो हमारे लिए फ्रेंडली है, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो हमारे लिए एनिमी है या हार्मफुल है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं, किन किन चीज़ों में? इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, etc। दही बनाने में, ब्रेड या केक बनाने में हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं अभी हम इस पर डिटेल पे बात करेंगे आपसे। इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है। इन द क्लींजिंग ऑफ द एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। और क्या होता है, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको ब्रेक कर देता है इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस में, और उन्हीं को फिर हम यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से वो इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। इन द एग्रीकल्चर फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल फर्टिलिटी यानी जो सॉइल है, सॉइल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कि सॉइल अच्छी खासी फर्टाइल हो जाए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमें क्रॉप्स उससे मिल पाए, सॉइल अच्छी हो जाए, उसको न्यूट्रिएंट अच्छा मिल जाए, उसमें भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल जिसके ऊपर हम लोग अभी इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्लियरली एक्सप्लेनिंग वे में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब सबसे पहला जो टॉपिक आपको बोला था कि प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड में हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये कर्ड और ब्रेड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे दही बनाने या ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया, फंगी, एल्गाई, प्रोटोजोआ होते हैं, ये कैसे हमारे ब्रेड बनाने में हेल्प करेंगे? क्या ये कोई शेफ होते हैं जो ब्रेड बनाएंगे? नहीं नहीं, ये क्या करते हैं, ये एक तरह का यानी कि इन्हीं में से, आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है, तो इन्हीं में से एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम, सिंगुलर फॉर्म में उसको बैक्टीरियम बोलेंगे। तो बैक्टीरियम, उसका नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जहाँ भी आपको लैक्टो वर्ड यूज हो आप समझ जाइएगा वो मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि अगर कहीं पे भी आपको लैक्टो वर्ड मिल जाए तो लैक्टो का मतलब होता है वो मिल्क से रिलेटेड होगा, तो आप उससे अपना कनेक्ट कर लेना। तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो मिल्क से यानी दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। कौन? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसी तरह से दूसरा आप देख लीजिए, एक बैक्टीरियम होता है रेनिन। ये रेनिन क्या करता है? चीज़ प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, चीज़ बनाने में ये हेल्प करता है। फिर एक और आपका होता है, तो दो बैक्टीरियाज हो गए। इसी तरह से फंगी होता है जो, तो फंगी में एक फंगस होता है यीस्ट। यीस्ट का आपने नाम भी सुना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये यीस्ट जो होता है वो यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने में। बेकरी में क्या क्या चीज़ हो सकती है? ब्रेड, केक्स, और भी चीज़ें आप ले लो, जो भी ब्रेड से बने हुए मटेरियल्स होते हैं, जितने बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में ये यूज़ होता है यीस्ट। एंड फूड आइटम्स लाइक इडली, डोसा, ढोकला, इन सब चीज़ों में भी ये यूज़ होता है। तो एक तरह से क्या होता है, जो इसका पेस्ट होता है, पेस्ट को फर्मेंट करने के लिए ये हमारा यीस्ट यूज़ होता है। फर्मेंट करना आप समझ रहे हो ना, जब भी इडली, डोसा या इस टाइप का पेस्ट बनता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं या गर्म जगह पर रख देते हैं। तो क्या होता है कि वो
फूल आता है। लेकिन अगर हमें और ज़्यादा चाहिए कि और जल्दी उसको हमें फर्मेंट करना है तो उसमें कुछ यीस्ट पाउडर डाल दिया जाता है। वो यीस्ट पाउडर, ये यीस्ट फंगस ही होता है जो क्या करता है, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। अब देखिए कैसे हेल्प करता है वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि यीस्ट कॉजेज फर्मेंटेशन ऑफ डो एंड लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ यीस्ट मेक्स द डो टू राइज। देखिए होता क्या है कि जो यीस्ट होता है ये आप जब आप बना के रखते हो, यानी जब आप आटा गूंथ के रखते हो तो क्या होता है कि जब आप इसमें यीस्ट मिला देते हो तो ये यीस्ट क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। अब आपने यीस्ट मिलाया तो यीस्ट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है, तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेट करेगा। तो ये जब रेस्पिरेशन करता है जब ये, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है इसके रेस्पिरेशन से। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो वो क्या होती है, वो डो में पैक होती चली जाती है, क्योंकि वो यीस्ट उसी में है तो डो में वो पैक होती चली जाती है। इस वजह से डो जो है वो फूलता जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या भरता जा रहा है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आ रही है, ये यीस्ट जो है उसको रिस्पायर कर रहा है और उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, वो डो में भरती जा रही है, जिसकी वजह से डो जो है वो फूलता जाता है। अब जब डो आपका फूल जाता है, उसमें एयर भर जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। अब जब आप उसको बेक करते हो या हीट करते हो, आप अपने केक को बेक करते हो या इडली डोसा जो भी बनाते हो, आप उसको बेक करते हो, हीट करते हो, तो जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सारी गायब हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। जो उसमें डिजोल्व थी पहले से वो क्या होती है, स्केप कर जाती है, भाग जाती है। एंड मेक द फूड आइटम फ्लफी। अब जब पूरी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाती है तो फिर आप जब देखते हो कि आपका जो केक होता है वो नरम सा, मुलायम सा, फ्लफी बन जाता है, यानी आप उसको जब दबाते हो तो वो स्पंजी बन जाता है। स्पंजी क्यों बन जाता है, क्योंकि इसमें पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई थी, जिस वजह से इसमें काफ़ी स्पेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड ने लिया था। आप जब बेक करते समय वो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो उस जगह पे जो होल्स होते हैं, जो स्पंज होते हैं, वो स्पंजी और फ्लफी लुक आपको प्रोवाइड करता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल होता है या वाइन, एल्कोहल और वाइन जो होती है उसके प्रोडक्शन में भी हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं, तो एल्कोहल हमारी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम शुगर और स्टार्च। शुगर या स्टार्च हम बोल सकते हैं, उससे ये बनती है एल्कोहल और वाइन। तो ये जो प्रोड्यूस होती है ये या तो एल्कोहल से, किससे बनती है, शुगर से, और वाइन जो होती है फ्रूट जूसेस से बनती है, जो फलों के रस होते हैं, तो इनसे बनती है। और किस प्रोसेस के थ्रू बनती है, ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही बनती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू बनती है। अब आप बोलोगे कि ये तो शुगर से बन रहा है और ये तो फ्रूट जूस से बन रहा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल कहाँ हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ गए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एज अ फर्मेंटेशन के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि वहाँ यीस्ट हेल्प कर रहा था, बन तो आपका मैदे से ही रहा था ना, यानी व्हीट फ्लोर से बन रहा था, बट उसमें हेल्प कौन कर रहा था, उसमें हेल्प कर रहा था उसको फर्मेंट करने में, उसको फर्मेंटेशन करने में हेल्प कर रहा था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे यहाँ पर क्या होता है फर्मेंटेशन की, एक बार आप डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। तो फर्मेंटेशन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो क्या होती है, द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एंजाइमेटिक का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पूरे आपका जो सब्सटेंस उसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये कौन करता है, ये एंजाइम्स ब्रेक डाउन होते हैं। और ये कौन करता है, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका, वो जब उसमें जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, स्पेशली यहाँ पर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट जब आप डालते हो अल्कोहल बनाते समय, फ्रूट जूस में या शुगर सॉल्यूशन में आप ईस्ट डालते हो, तो ये ईस्ट क्या करता है, जो उसके एंजाइम्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है। ईस्ट में क्योंकि एंजाइम्स होते हैं, ईस्ट में जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम होता है, 2 एंजाइम होता है। तो ये जो है ये क्या करता है, ये जो शुगर हो गया आपका, तो शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक करके किस में ब्रेक डाउन करता है, स्मॉलर वंस में। और किस समय करता है, इसको सिचुएशन कैसी चाहिए होती है, विदाउट एयर, यानी एब्सेंस ऑफ एयर। तो एब्सेंस ऑफ एयर में ये क्या करता है, ये जो यीस्ट आपने डाला, ये यीस्ट क्या करता है, इसमें खुद एंजाइम्स होते हैं, 2 एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स जाते हैं और जाके क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं और इस तरह से हमारी जो है वो अल्कोहल तैयार होती है। देखिए इसकी एक डेफिनेशन दिखा दे, एक इक्वेशन के थ्रू दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एल्कोहल हमारा ऑब्टेन होता है फ्रॉम शुगर वाई फर्मेंटेशन विथ यीस्ट, यीस्ट से फर्मेंटेशन कराने पर। यीस्ट में क्या होता है, 2 एंजाइम्स होते हैं, जाइमेज एंड इन्वर्टेज। अब ये जो यीस्ट होता है
इनमें दो एंजाइम्स हैं, जाइमेज एंड इन्वर्टेज। तो पहले क्या होता है, शुगर से जाइमेज जो है रिएक्शन करता है, यानी जाइमेज उसमें पहले से प्रेजेंट है, आपने ईस्ट डाला तो ईस्ट में जाइमेज था, तो ये जाइमेज शुगर से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है। ठीक है, अब यही ग्लूकोज जो है अब इसी के दूसरे एंजाइम इन्वर्टेज से रिएक्ट करता है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इन्वर्टेज जाता है और ग्लूकोज को ब्रेक करता है। आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो इसका एक जाइमेज था, ये आया और इसने शुगर को ब्रेक किया और ब्रेक करके क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। फिर उसके बाद इन्वर्टेज आता है, वो ग्लूकोज को ब्रेक करता है और लास्ट में हमारा एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन के तैयार होती है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में। तो आपने देखा कि कैसे प्रोडक्शन ऑफ कर्ड और पेक होता है बाय द हेल्प ऑफ यीस्ट। ठीक है, और ऐसे ही आपका प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन है जो कि बाय द हेल्प ऑफ यीस्ट। और यीस्ट हमारा क्या है, एक फंगस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, अल्टीमेटली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, अब हम और देखते हैं आगे। तो इस तरह से हमने देखा ना किस तरह से हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली है, फ्रेंडली तो बिहेव कर रहे हैं, हमारी यूजफुल है, हमें अल्कोहल वाइन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, हमें इडली डोसा को बेक करने में हेल्प कर रहे हैं, यानी उसको फ्लफ़ी बनाने में हेल्प कर रहे हैं। हमने देखा कि हमारे दही बनाने में, कर्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, चीज़ प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे लिए फ्रेंडली ही है। अब देखते हैं और आगे कि कौन सी फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में भी हेल्प करते हैं हमारे लिए। तो कैसे मेडिसिन फील्ड में हेल्प करते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन। कैसे, देखिए मेडिसिन में हमारे दो तरह से ये हेल्प करते हैं, एक तो एंटीबायोटिक्स के थ्रू हेल्प करते हैं, दूसरा वैक्सीनेशन के थ्रू हेल्प करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है और वैक्सीनेशन क्या होता है। तो पहले तो हम एंटीबायोटिक्स देख लेते हैं। देखिए एंटीबायोटिक्स नाम से समझ में आ रहा है कि एंटी है, यानी कि किस चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, तो उनके एंटी में ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी या मोल्ड्स हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सर्टेन केमिकल्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपको मैं ऐसा समझाना चाहती हूँ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो अभी आप आगे देखोगे। तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हम नहीं चाहते हैं कि वो ग्रोथ करें, हम ऐसा चाहेंगे ही नहीं कि वो ग्रोथ करें, क्योंकि वो ग्रोथ करेंगे तो डिसीज कॉज करेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारी बॉडी में वो इंटर भी कर जाते हैं, कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है, तो वो और ग्रोथ ना कर पाए। तो वो और ग्रोथ ना कर पाए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, उनको रोकने में हेल्प करते हैं, यानी कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, फंगी या मोल्ड्स ऐसे होते हैं जो कुछ केमिकल्स जो है उनको रिलीज करते हैं, जिनके हेल्प से हम जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ को रोक सके और उनसे अपनी बॉडी को बचा सके। ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे इस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये जो केमिकल्स सीक्रेट करते हैं, तो ये जो केमिकल कंपाउंड वो देते हैं हमें, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिकल कंपाउंड हमें देते हैं, वो केमिकल कंपाउंड क्या कहलाता है, एंटीबायोटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, या आप इसको याद भी रखो, ये एक आपकी जनरल नॉलेज का पॉइंट भी होगा कि द फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो पहला एंटीबायोटिक था उसका नाम क्या था। फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है, पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब डिस्कवर किया था, 1929 को। और कहाँ से, किस चीज़ की हेल्प से डिस्कवर किया था, मोल्ड। मोल्ड भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोल्ड की हेल्प से 1929 में पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार बनाई थी। ठीक है, और ये जो मोल्ड था, इस मोल्ड का नाम क्या था, इस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नाम था इस मोल्ड का, इसीलिए जो इससे हमारा बन के तैयार हुआ एंटीबायोटिक, उसका नाम क्या रखा गया, पेनिसिलिन रखा गया। आई होप आपको ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको क्लियर भी हो गया होगा और आप इसको लर्न भी करोगे। पेनिसिलिन अब हमने बनाया तो इन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो ये किस तरह से यूज़ होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये बहुत सारी माइक्रोबैक्टीरियल डिसीजेज, यानी जो बैक्टीरिया से कई सारी डिसीजेज होती हैं, ये उनसे रोकने में, उनसे क्योर करने में हेल्प करता है। यानी कि आपको पता होगा कई बार क्या होता है कि जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हमें उसके लिए एक दवाइयाँ दी जाती है, तो दवाइयों में कहा जाता है कि ये एंटीबायोटिक है,
इसको आप खाओगे तो क्या होगा कि आपकी ये डिसीज़ की जो बैक्टीरियाज है ये जो है अब वो प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, यानी वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और उनसे आपकी बॉडी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं। तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिनके लिए हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं और एंटीबायोटिक्स भी हर एक डिसीज़ या हर एक डिसीज़ कॉजिंग वायरस के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखते हैं एंटीबायोटिक्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन इन ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। स्पेशली किस चीज़ पे यूज़ होती है? स्पेशली इन्फेक्शन में यूज़ होती है। इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा? इन्फेक्शन आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरियाज के थ्रू हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है या एनिमल्स की बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उन बैक्टीरियाज को पहचान के उन्हीं के एंटीबायोटिक्स यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वेल नोन एंटीबायोटिक्स के नाम यहाँ पर दिए हुए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एरिथ्रोमाइसिन, ग्रेमिसाइडिन। ये नाम आप जब देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, आपको ये याद आएगा कि हाँ अच्छा ये नाम हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स में, ये एंटीबायोटिक्स होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, बाकी भी आप नाम अगर कभी देखोगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये जो है ये इन्फेक्शन से बचाता है और ये क्या है, हमारा एंटीबायोटिक है। ठीक है, बट एक सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, आपको प्रिकॉशन रखनी है। आपको एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के प्रिकॉशंस के, यानी कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको उसे नहीं लेना है। ठीक है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अगर आपने इसको लिया तो इसके बहुत हार्मफुल रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। कैसे हार्मफुल रिजल्ट्स हो सकते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं ये एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स यानी ये बैक्टीरियाज को की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमें ज़रूरत नहीं होती और फिर भी हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो हमारी बॉडी के जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं, हेल्पफुल बैक्टीरियाज भी हमारी बॉडी में होता है ना, अभी हम फ्रेंडली बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं ये उनको नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, उनको मारने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ओके, डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स इफ नॉट नीडेड, अदरवाइज इट मे किल हेल्पफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज है उनको ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी एंटीबायोटिक्स या कोई भी मेडिसिन, ये तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिकॉशन के हमें नहीं लेनी चाहिए। आई होप कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज हमने देखा कि हमारे जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं और कैसे कैसे हेल्पफुल होते हैं। यानी प्रिपरेशन ऑफ कर्ड में हमने देखा कि हेल्पफुल होते हैं, बेकिंग वगैरह में यीस्ट के बारे में हमने पढ़ा कि यीस्ट किस तरह से वर्क करता है। और अभी तक तो हमें सिर्फ पता था कि हमारा जो है जो मटेरियल है वो किस तरह से हमारा फर्मेंट हो जाता है, फर्मेंटेशन हमने सिर्फ देखा था। लेकिन अब हमने आज पढ़ा कि फर्मेंटेशन किस तरह से होता है। यीस्ट हमारा रेस्पायर करता है और रेस्पायर करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसमें स्टोर हो जाती है और देन उसकी वजह से उसमें एक फ्लफीनेस, एक फर्मेंटेशन आ जाती है, एक फूलापन आ जाता है, एक राइज उठ जाता है उसमें। और देन जब हम उसको बेक करते हैं, हीट करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और वो जो जगह खाली होती है उन जगहों पर हमारा वो उसी की वजह से स्पंजी जो बिहेवियर वो शो करने लग जाता है। फिर हमने देखा अल्कोहल कैसे बनता है। यीस्ट में 2 एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स आपको याद रखने हैं, जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम था, उसकी वजह से हमारा जो शुगर है वो डायरेक्टली एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल बनाता है। फिर हमने देखा अपना कि मेडिसिन की फील्ड में किस तरह से हेल्प करता है और मेडिसिन में भी हमारा एंटीबायोटिक्स हमने देखा। और एंटीबायोटिक्स में हमने देखा कि पहली एंटीबायोटिक्स जो थी वो पेनिसिलिन थी, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। और कब बनाया था? 1929 में पेनिसिलियम नोटाटोम की हेल्प से बनाया था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट जो है वीडियो उसमें स्टार्ट करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। मैं चाहती तो यहीं पर आपको उसको बता देती क्योंकि ये इसी का पार्ट है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट है। बट मैं चाह रही हूँ कि वैक्सीन वाला जो टॉपिक है उसको आपको नए वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊं, क्योंकि उसको मैं यहाँ पे बताऊंगी तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो चला जाएगा। इसलिए उसे नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि वैक्सीन किस तरह से वर्क करती है। तो वैक्सीन भी हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही थ्रू वर्क करती है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही रोल होता है। लेकिन वो कैसे और क्या होता है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, समझिए, जो नहीं समझ में आता है कमेंट करके आप मुझे पूछिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।